हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड क्लास ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो हमने पढ़ा अकाउंटिंग का मीनिंग, जिसके अंदर हमने बात की कि अकाउंटिंग में क्या होता है। हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के अंदर जो भी परचेज या सेल होती है, हम खरीदते बेचते हैं, या और भी जो काम होता है मॉनेटरी टर्म्स वाला, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो रिकॉर्ड से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके, रिजल्ट निकाल सके और वो डिसीजन मेकिंग में काम आ सके। अब ये अकाउंटिंग का जो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करें, किस तरीके से हम एंट्रीज करें, वो जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें, वो रूल्स रेगुलेशन की बात होती है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। अब ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स रेगुलेशंस जो बताएं कि अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है, कि किस तरीके से हम जो है एंट्रीज करेंगे, क्या सिस्टम क्या यूज करेंगे पूरा अकाउंटिंग का। अब सिस्टम कैसे, अब ये गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशंस क्यों होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि अब जो अकाउंटिंग हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अलग अलग बंदों को चाहिए होती है। तो अब अगर कोई सिस्टम ना होगा, कोई रूल्स रेगुलेशंस ना होंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड करने के, तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसमें ना तो यूनिफॉर्मिटी होगी और ना कंसिस्टेंसी होगी। अब ये यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी क्या होती है? अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि सिमिलर। अब हर एक बिजनेस है वो अपने तरीके से अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा, तो क्या सबको समझ आ जाएगा उनको क्या सिस्टम है? ना एक प्रॉपर कंपैरिजन हो पाएगा अलग अलग बिजनेसिस का कि भाई ये बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या ये बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तो ऐसे हम कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ये देखेंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन इस बिजनेस ने कोई प्रोग्रेस की है या नहीं की है, तो वो उस चीज़ का भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। तो इसलिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं या धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, जो बताते हैं कि किस तरह हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और कैसे पूरा एनालिसिस जो है वो करना चाहिए। तो यही इसी पर्पज के लिए कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज किया जाता है कि जो गाइड करते हैं कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करना चाहिए और अकाउंटिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे नाम में ही देखो इसके जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि सबने एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो जनरली एक्सेप्टेड सबने एक्सेप्ट कर लिया। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस अकाउंटिंग रूल्स और रेगुलेशंस। अब ये प्रिंसिपल इनको अलग अलग नाम से डिफाइन किया जाता है। कुछ जैसे यहाँ पर देखो इनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कंसेप्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइड्स, सब अपने अपने तरीके से, मतलब इनको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन यही होते हैं जो बताते हैं हमें कि किस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो रिकॉर्ड है वो हमें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो अच्छे से यूजफुल हो सके। तो मेनली जो है प्रिंसिपल्स, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। अब कंसेप्ट और कन्वेंशन की भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है। हम बुक में देखेंगे कुछ जो कंसेप्ट्स हैं उनको कन्वेंशंस में डाल देंगे, कुछ कन्वेंशंस को कंसेप्ट में, तो एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मीनिंग थोड़ा अलग है, वो समझते हैं। सबसे पहले बात करें कंसेप्ट्स की, तो कंसेप्ट्स क्या होते हैं कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, ये चीज़ बताते हैं ये कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। और ये रिकॉर्डिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल ये नहीं होता कि भाई कोई एक बंदा अलग यूज करे, एक बिजनेस हाउस अलग यूज करे और दूसरा बिजनेस अलग यूज करे, ये सबको सेम ही करने होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो सबको सेम ही यूज करने होते हैं। और ये जो हमारे लॉ है, जो हमारे एक्ट्स वगैरह हैं, वो भी ये बोलते हैं कि आपको जो कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट हैं अकाउंटिंग के, उन्हीं कंसेप्ट का यूज करना है आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर। लेकिन कन्वेंशंस क्या होते हैं कि आपस में जो कई टाइम से जो अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ है ना, करनी चाहिए ऐसे अकाउंटिंग में। तो उससे जो अकाउंटिंग की जो का जो वर्क है वो एक प्रॉपर मैनर में होता है और एक सिस्टेमेटिकली ढंग से होता है। तो ये एक कस्टम और ट्रेडिशन की तरह है। अब जैसे कस्टम ट्रेडिशंस क्या होते हैं कि भाई हाँ हमारे यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो चल रहा है कई सालों से या इस तरह है, तो ऐसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं धीरे धीरे, और उनको सब मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बात इसमें ये सही है, इस तरह से हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है या अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट है हमारे वो प्रिपेयर करने चाहिए। तो वो कन्वेंशन है। लेकिन कन्वेंशन को कोई लॉ वगैरह ये नहीं बोलता कि कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं फिक्स करता कि आपको ये फॉलो करनी है या नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इनका यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और वो ज़रूरी भी है मेंटेन करने, और लॉ भी इनकी रिक्वायरमेंट फिक्स करता है कि आपको इनका यूज़ करना ही है।
ठीक, अब बात करें कि मेन कंसेप्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है ICAI के द्वारा दिया हुआ, उसके अंदर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात की है कि ये तो सबको फॉलो करना ही है और ये करना ही चाहिए, मतलब ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स की हुई है। कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और कंसेप्ट हैं जो यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे बुक्स में ये भी मिल जाएगा कि ये कन्वेंशन में भी मेंशन किए हुए, क्योंकि एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कंसेप्ट और कन्वेंशन की, उनको कई बार आपस में मिक्स वगैरह कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मेन जो कन्वेंशंस है वो कौन कौन सी है, तो वो है ये 3: कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। अब ये तो बिल्कुल डिवीजन हो गया इनका कंसेप्ट और कन्वेंशन के बेसिस पे इन प्रिंसिपल्स का। लेकिन एक और डिवीजन होता है इनका, एक और तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है, वो होता है कि किस स्टेज पे हम इनका यूज कर रहे हैं। मतलब अब रूल्स रेगुलेशन है, अकाउंटिंग एक पूरी प्रोसेस होती है अकाउंटिंग में, जहाँ पर ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट में रिकॉर्ड करने से लेके आखिरी में जो रिपोर्ट बनाने तक का वर्क होता है अकाउंटिंग के अंदर। तो वो जो स्टेज है अकाउंटिंग की, उसमें किस स्टेज पे हम इन रूल्स रेगुलेशंस का यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है इनको। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए मैंने इनको डिवाइड किया है। तो जो कंसेप्ट रिकॉर्डिंग स्टेज पर, जहां हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, वहां पर ध्यान रखने चाहिए या वहां पर उनको फॉलो किया जाता है, वो कौन कौन से होते हैं? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। लेकिन अगर बात करें रिपोर्टिंग स्टेज की, यानी कि जहाँ पर हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है कि क्या बिजनेस की कंडीशंस है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में जो रिपोर्ट, फाइनल जो रिजल्ट प्रिपेयर करना होता है, उस टाइम पे हमें कौन से रूल्स रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेशन कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट और मैटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, ये टेबल बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि रिपोर्टिंग स्टेज पे कौन से और रिकॉर्डिंग स्टेज पे कौन से यूज होते हैं। अब हम समझेंगे इनको एक एक, ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है, मतलब उसको हम एक अलग इंडिविजुअल की तरह, अलग एक पहचान है उसकी, एक वो अलग इंसान है, और उसके अंदर जिसने पैसा लगा रखा है, जो उस बिजनेस को चला रहा है, यानी कि जो उसका मालिक है, वो अलग पर्सन है, वो अलग इंडिविजुअल है। तो अगर हम बिजनेस के इंफॉर्मेशन, जैसे हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो वो अकाउंटिंग जो है वो हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज़ अज्यूम करके कि जो बिजनेस है वो एक अलग है, अलग पर्सन है, और जो इंडिविजुअल जिन्होंने इसके अंदर पैसा लगा रखा है, जो ओनर्स है, वो अलग है। ये चीज़ अज्यूम करके हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर ये चीज़ ना होती, अगर हम ये चीज़ फॉलो ना करें कि बिजनेस अलग है और जो ओनर है वो अलग है, तो उससे क्या होता कि अब ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया, लेकिन वो पैसा लगा दिया और उसके अंदर ओनर क्या कर रहा है, अपने खर्चे भी उसके अंदर निकाल रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मतलब डाल रहा है या कभी निकाल रहा है, तो उसका कोई एक अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि ये तो बिजनेस के यूज के लिए है, उसके अंदर हम अब उसने पैसे लिए तो हमने कर दिया कि भाई कैश उसने ले लिया तो कैश कम हो गया, लेकिन उसको फिर दिखाएंगे किस चीज़ में? तो एक प्रॉपर मैनर ही नहीं रहेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का कि किस तरह से, अगर उसने अब बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइंग्स कर ली, यानी कि पैसे निकलवा लिए या बहुत ज़्यादा पैसे उस बिज़नेस के अंदर लगा दिए, तो हम जो पैसे वो लगा रहा है उनकी कॉस्ट अगर कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो उससे क्या हुआ, एक प्रॉपर जो वो लास्ट में हम जो प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे वो एग्जैक्ट और सही नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बिजनेस को और जो पर्सन, जो ओनर्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए हम जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, जो पैसा लगाते हैं, उसको हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं हमारी। इसीलिए हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड वो जो उन्होंने ओनर्स ने पैसा लगा रखा है उस कैपिटल को शो करते हैं कि जो कैपिटल है वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमने उधार ले रखे हैं। ये चीज़ अज्यूम करके हम जो है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वो और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी देते हैं हम कैपिटल के ऊपर, की जो कैपिटल लगा रखी, ये चीज़ अज्यूम करके कि हमने लोन ले रखा है एक आउटसाइड पार्टी से ये पैसे, ना कि ये सोचते हैं कि हमें फ्री में मिले हैं। क्योंकि अगर हम ये सोच लें कि फ्री में मिले हैं तो फिर ओनर इतने सारे पैसे लगाए तो एग्जैक्ट जो प्रॉफिट और लॉस है बिजनेस का वो पता ही नहीं
चलेगा। तो इसलिए बिजनेस को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं तब। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर सके। अब मनी के टर्म में मेजर कैसे कर सकते हैं? देखो, अब अगर हमने कुछ सामान खरीदा है तो उस सामान को खरीदने के टाइम पे हमने कितने पैसे पे करे हैं, कितने रुपीज़ की पेमेंट करी है, वो अमाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे हम। ना कि अगर किसी अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्ड हमने कोई एक मैनेजर है उसको अपॉइंट कर लिया तो बेनिफिट तो हुआ है एक, मतलब बिजनेस को भाई अच्छा हुआ, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम उसकी वैल्यू जो वो एक बेनिफिट क्रिएट कर रहा है बिजनेस के लिए, जो फ़ायदा उसे मिल रहा है उसके आने से, उस चीज़ को हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ जिनको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, और ना ही हम बिल्कुल मतलब वो जो नंबर्स हैं गुड्स के उनको रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे हमने 4 मशीनें खरीदी हैं तो हम उन 4 मशीनों को ऐसे एंट्री नहीं करेंगे कि हमने 4 मशीनें परचेज की हैं। हम उनकी 4 मशीनों का प्राइस क्या है, क्या उनकी वैल्यू है मनी की फॉर्म में, उस मनी को रिकॉर्ड करेंगे हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये बोलता है। फिर बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस है वो हम ये अज्यूम करते हैं कि लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रख के हम हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा? क्योंकि अगर हम ये मतलब ये चीज़ अगर हम अज्यूम ना करें तो अब 1 साल के अंदर हम जब बिज़नेस सेटअप करते हैं तो बहुत सारी एसेट्स वगैरह खरीदनी पड़ती है, मशीनरी वगैरह। तो अगर उन मशीनरीज़ को हम डायरेक्ट दिखा दें हमारे P&L अकाउंट में कि हमने ये इतनी इतनी खरीदी, तो जो पेमेंट की उनकी तो उस साल तो बिल्कुल लॉस में चली जाएगी, चला जाएगा वो बिज़नेस कि भाई इतने सारे एसेट्स खरीदी तो इतना सारी पेमेंट करनी पड़ी, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा शो हो जाएंगी। तो इसीलिए हम जो ये डेप्रिसिएशन वगैरह वाले कंसेप्ट हैं इनका यूज़ करते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि अब एसेट्स तो हमने 50,000 रुपये की खरीद ली, लेकिन ये एसेट को हम यूज करेंगे अगले 5 साल तक। तो इसीलिए हम उस 50,000 को सीधा डेबिट ना करके कि हमने 50,000 रुपये पे करे, हम उसको डेप्रिसिएशन की हेल्प से 5 साल में डिवाइड कर लेंगे कि 10-10 हज़ार रुपये की हमने यूज़ कर ली हर साल एसेट। तो इससे क्या होगा, 10,000 रुपये की हम 1 साल में भाई हमने इसको यूज़ किया तो इसलिए हमने इसकी पेमेंट करनी पड़ी, तो डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 10,000 का। तो इससे क्या होगा, ईयरली वाइज जब हम उस एसेट को यूज कर रहे हैं तभी उसके ऊपर जो खर्चा लगा है उसको दिखाया जाएगा, तो फिर एग्जैक्ट जो प्रॉफिट और लॉस है वो पता चलेगा हमें। तो इसीलिए जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पीरियड, एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेना चाहिए, उस टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड करनी चाहिए, ना कि भाई अब लॉन्ग टाइम तक चलते रहो, वैसे नहीं। तो इस अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि हमें एक फिक्स टाइम पीरियड कर ले, तो वो टाइम पीरियड जो ज़्यादातर तो है वो एनुअली होता है, 1 साल का होता है, कि 1 साल में हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना हमें इस साल में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हमारे पास अभी एसेट्स हैं, क्या हमारी लायबिलिटी है। ये चीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए हर साल या एक फिक्स पीरियड में, ताकि वो क्योंकि अब जो आउटसाइडर पार्टी है उनको पता चल सके कि क्या कंडीशन है इस बिज़नेस की। क्योंकि अब काफ़ी टाइम तक अगर वो बनाएंगे ही नहीं अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो पता कैसे चलेगा आउटसाइडर्स को कि क्या प्रॉफिट में है ये बिज़नेस या लॉस में है, या अब इसके पास कितनी एसेट्स वगैरह हैं, कितनी वैल्यू की, इसके कितनी लायबिलिटी वगैरह है, ये चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। तो इसलिए एक फिक्स्ड पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर अपने जो है फाइनल स्टेटमेंट बनाए एक बिज़नेस। अब ये अकाउंटिंग पीरियड है, इसको ऑब्लिगेटरी भी किया गया है, जो एक्ट वगैरह है, जो कंपनी एक्ट है, कि भाई एनुअली जो है कंपनी अपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी, ताकि जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं या जो क्रेडिटर्स हैं उनको पता चले कि क्या कंडीशन में है कोई ये बिजनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो वो अगर हमने कोई एसेट्स वगैरह खरीदी है तो हम उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उस वैल्यू पे जो उसको खरीदते टाइम पे की गई है। ठीक है, आज हमने 50,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है
तो हम हमारे अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर 50,000 रुपये की वैल्यू लिखेंगे उस एसेट की। लेकिन अगर 2 दिन बाद ही उस मशीनरी के प्राइस इंक्रीज हो जाए और उसकी वैल्यू 60,000 रुपये हो जाए तो हम चेंज नहीं करेंगे, उसको 50,000 रुपये ही रखेंगे। यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कॉस्ट कंसेप्ट है, इसका मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमने पे करी है उस कॉस्ट को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों बोलता है ये कंसेप्ट ऐसे? क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ना यूज करें, हम मार्केट प्राइस यूज करें, तो मार्केट प्राइस को तो एग्जैक्ट हम मेजर ही नहीं कर सकते कि कितना मार्केट प्राइस होगा। हर बंदा अपने हिसाब से अलग अलग मेजर करेगा कि मार्केट प्राइस क्या है, और मार्केट प्राइस तो हर तीसरे दिन चेंज होता रहेगा, तो क्या फिर बार बार में उसको अलग अलग रेट करते रहोगे? तो इसीलिए हमें हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है उसका यूज करना चाहिए। जो कॉस्ट हमने पे करी है उस कॉस्ट का पे ही उस जो एसेट है उसकी वैल्यू हमें हमारी जो बुक्स हैं, अकाउंटिंग की बुक्स हैं, उनके अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये बात बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट। अब बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उनका 2 तरह से इफेक्ट पड़ना चाहिए बिजनेस पे। मतलब 2 एंट्रीज होनी चाहिए, उनका डबल इफेक्ट होना चाहिए। अब डबल इफेक्ट कैसे? क्योंकि ये जो बेसिक इक्वेशन है इसका यूज किया जाता है। ये बेसिक इक्वेशन क्या बोलती है कि जो हमारी एसेट्स है वो हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल, उनके दोनों के उनको प्लस करने से उसके इक्वल होती है हमारी एसेट्स। क्यों? अब देखो, एक बिजनेस है, उसके अंदर 50,000 रुपये लगाए, 50,000 रुपये लगाए, तो 50,000 रुपये लगाने से क्या हुआ? 50,000 की कैपिटल आई। अब उस कैपिटल को हम अपने पास तो नहीं रखेंगे, उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे कुछ खरीदेंगे, मशीनरी वगैरह खरीदेंगे। तो खरीदते टाइम अगर हमने 25,000 रुपये पे कर, मतलब भी 25,000 रुपये मान लो, 25,000 रुपये हमने पे करे ताकि हमें एसेट ले, तो वो एक तरह से तो हमने 25,000 रुपये पे करे। 25,000 रुपये पे करने से हमारा क्या कम हुआ? हमारा कैश कम हुआ। कैश क्या होता है? एसेट कम होता है। तो 25,000 से हमारी एसेट कम होगी। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ, 25,000 की हमारे पास एसेट्स आई भी, तो कुछ मशीनरी वगैरह कुछ सामान खरीदा हमने, तो वो जो है वो क्या होगा? कुछ खरीदा है तो यानी कि वो एसेट ही क्रिएट होगी, तो वो एसेट्स आई भी। तो इस तरह से प्लस भी हुआ, इंक्रीज भी हुआ, एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे। तो यही बात बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि एक ट्रांजैक्शन जो है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, 2 प्लेसेस पे उसकी एंट्रीज होती है। आगे जो वो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, वो भी इसी पे बेस्ड होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे ही। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू मीन्स जो इनकम है, वो हम तभी मानेंगे, तभी रिकॉर्ड करेंगे उसको जब वो हमें रियलाइज्ड हो जाए। अब ये रियलाइज्ड हो जाए का क्या मतलब है? अब देखो, कोई भी हम काम करते हैं तो उसका हमें पैसा मिलता है, तो वो पैसा जरूरी नहीं है कि अब हमने जो गुड्स है वो सेल किया, मतलब गुड्स का एग्जांपल ले लो, अब गुड्स है वो हमने सेल तो कर दी, लेकिन वो हमने क्रेडिट में सेल की, यानी कि सेल तो कर दी, हमें एक तरह से ड्यू तो हो गया मनी, लेकिन वो हमें रिसीव नहीं हुई। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमें रिसीव होगी तभी हम मानेंगे, तभी हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे कि हाँ भाई हमने गुड सेल किया, हमें रिसीव हुआ है कुछ नहीं। जब हमने क्रेडिट में सेल की, चाहे वो हमें रिसीव ना हुई हो, लेकिन ड्यू तो हो गई ना, कि मिले तो गई ना, तो वो उसको मानते हैं कि हमें रियलाइज्ड तो होगा ही वो। तो वो जो रिवेन्यू है, वो जो इनकम है, वो जब हमें रियलाइज्ड हो तभी हम उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि वो हमें बेशक से हमें कैश में ना मिली हो, लेकिन अगर वो ड्यू भी हो गई ना तो हम उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये जो कंसेप्ट है वो हमने पीछे वाला जो पढ़ा रिवेन्यू रियलाइजेशन वाला, कि हमें रिवेन्यू जो है वो मिला ना हो लेकिन ड्यू हो गया ना, तो भी हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर देंगे। तो ये जो मैचिंग कंसेप्ट है या एक्रूअल बेस्ड कंसेप्ट है, ये क्या बोलता है कि हमें कॉस्ट का भी वही सिस्टम यूज करना चाहिए जो रिवेन्यू का कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमने कॉस्ट जो है वो पे ना की हो, कैश में हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं की है, लेकिन उससे होने वाला जो बेनिफिट है वो हमने रिसीव कर लिया। मतलब अब देखो, सैलरी पे करनी थी हमें एक वर्कर की, तो उस वर्कर को सैलरी पे करनी थी हमें, मान लो फैब की सैलरी पे करनी थी, लेकिन हमने फैब में नहीं की, काम किया उसने, वो आया वो वर्कर, हम उसको अगले साल सोचा, अगले महीने सोचने की पे कर रहे हैं, तो पे नहीं की, लेकिन फैब से हमने उस वर्कर से सर्विस तो ले ली, उसने काम तो किया, सर्विस तो ले ली, तो हम ये मानेंगे। तो वो जो एक्सपेंसेस हुई है वो हम फरवरी में ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जब हमने उसका बेनिफिट लिया तभी हम उसको ये मानेंगे कि हमने पे की है वो एक्सपेंसेस, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो होता है मैचिंग कंसेप्ट, कि जब हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी चीज़ के और उस टाइम पे ही उसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो बेनिफिट रिसीव करने के लिए, अब कोई फ़ायदा ले रहे हैं हम तो उसके ऊपर कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, तो वो खर्चा जो है वो हम उसी टाइम पे
रिकॉर्ड करेंगे, ये मानेंगे कि ये इसे टाइम का हुआ है। अब इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल देखो कि हम गुड्स खरीदते हैं, हम बेचने के लिए सामान खरीदते हैं। तो वो गुड्स क्या होती है कि हमने खरीदी और ख़रीदते टाइम बहुत सारा उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स जो खरीदी उनके ऊपर हमें खर्चा किया वो गुड्स इसी पर्टिकुलर एक ईयर्स के अंदर सेल हो जाएं। ज़रूरी नहीं है सेल हो जाए, उसके कुछ ही पार्ट सेल होता है, कुछ स्टॉक पे बच जाता है। तो वो जो हमें पैसा, मतलब जो हमने सारी सेल नहीं की लेकिन एक्सपेंसेस तो हमने बहुत सारी गुड्स के ऊपर कर रखी है, तो हम एक उस अकाउंटिंग ईयर का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो हम जो एक्सपेंसेस हमने जो गुड्स बेची हैं उनके ऊपर जो खर्चा किया सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, ना कि जो सारी गुड्स पे खरीदने पे खर्चा किया है। अब मान लो हमने 10 गुड्स खरीदी थी तो 10 गुड्स की कुछ कॉस्ट आई होगी, लेकिन हमने सेल जो है एक साल में वो 5 ही गुड्स करी, तो 5 गुड्स सेल करी तो बेनिफिट तो हमें 5 गुड्स का मिला, लेकिन एक्सपेंसेस तो हमने 10 पे कर रखी थी। तो हम जब प्रॉफिट निकालेंगे उस ईयर का तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 गुड्स पे जो हमने एक्सपेंसेस की थी उसको 5 क्योंकि बेनिफिट हमें 5 का मिला है तो वो जो कॉस्ट और बेनिफिट मिला है वो हम 5 ही एक्सपेंसेस जो P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस शो करेंगे तो सिर्फ 5 गुड्स की ही करेंगे, ना कि 10 की। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉफिट जो बेनिफिट मिला है वो भी तो 5 का ही मिला है, तो 5 का ही मिला है, तो इसीलिए हम एक्सपेंसिव जो कॉस्ट कंसिडर करेंगे वो भी 5 की करेंगे, ना कि 10 की। और जो वो 5 बची हुई है उसको आगे करेंगे, अगले साल जब वो गुड्स बेचेंगे तब उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो कॉस्ट और जो रिवेन्यू है उसको मैच किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है उसको मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अब ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट नहीं कन्वेंशन है ये, वैसे कोई क्लियर डेफिनेशन तो है नहीं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट जो है वो क्या बोलता है कि हमें जो भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ चीज़ें हाइड कर ली, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए अकाउंट्स के अंदर, हमारे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन काम की हो सकती है वो सारी दिखानी चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यही बात बोलता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है कि आज जो मतलब अब करंट जो ईयर है इसके अंदर हम जो रूल्स रेगुलेशंस यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते टाइम वही हम आगे भी करेंगे कंटिन्यू। ये नहीं है कि पिछले साल हमने कुछ किया और अब हम कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई कौन सा अलग रूल्स यूज कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज करते हैं, ताकि वो एक कुछ डिसीजन लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को देख के। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के कि हमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि भाई हाँ ये बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ये चीज़ देखते हैं। तो वो अब देखेंगे, वो किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे, भाई हाँ पिछले साल इनका ये था प्रॉफिट, अब की बार ये है, तो इनका बढ़ा है या घटा है, वो चीज़ देखते हैं। तो अगर जो बिजनेस है वो अलग अलग सिस्टम यूज करेगा, अलग अलग रूल्स यूज करेगा, पिछले साल उसने कुछ और यूज किया था, और मतलब अब जैसे डेप्रिसिएशन का ही ले लो कि पिछले साल उसने कोई और मेथड यूज किया था डेप्रिसिएशन का, अब की साल कुछ और कर रहा है, तो प्रॉफिट का कंपैरिजन सही से नहीं हो सकता पिछले साल के साथ। तो इसलिए कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब ये कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है, ये बोलता है कि हमें अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस तरह से करने चाहिए कि एक सेफ्टी मार्जिन क्रिएट हो। अब सेफ्टी मार्जिन कैसे क्रिएट हो कि अब देखो जो भी बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम चलता है, तो वो जो भी अगर हमें ऐसा लगे कि हमें प्रॉफिट्स होने वाले हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, तो हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रॉफिट्स यानी कि या प्रॉफिट्स बोल लो या इनकम बोल लो कि हमें इन फ्यूचर होने वाली है या हो सकती है, तो उनको हम शो नहीं करेंगे। होने वाली है एग्जैक्ट जब हो गए तभी हम उनको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर बात करें लॉसेस की, तो लॉसेस अगर हमें फ्यूचर में होने वाले हैं, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हमें फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है, तो वो चीज़ हमें कंसीडर करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। उसके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे कि हमें फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं। तो इसलिए बोलता है कि जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करेंगे, जो लॉसेज हैं उनको कंसीडर करेंगे, उनके लिए प्रोविजन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा होंगे तो वो प्रॉफिट ज़्यादा होने का क्या नतीजा होगा। अब प्रॉफिट जो होते हैं एक बिजनेस के, उनका क्या करते हैं वो जो जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको बांट देते हैं वो पैसा, वो जो प्रॉफिट आया जो डिविडेंड। तो पैसा कहाँ गया, जो प्रॉफिट था वो कहाँ गया, बिजनेस से बाहर, बिजनेस के अंदर तो नहीं लगा रहा वो प्रॉफिट।
तो अगर जो बिजनेसेज हैं जो ये अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा शो होगा तो क्या होगा, वो पैसा बाहर ही जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा प्रॉफिट जो है वो कम शो होगा तो वो जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के अंदर ही रहेगा, क्योंकि अब प्रॉफिट है वो तो एग्जैक्ट जो है वो तो है ही, बात है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या दिख रहा है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि हमें कंजर्वेटिज्म एक सेफ्टी मार्जिन जो है वो क्रिएट करना चाहिए, मतलब एक सेफ्टी मार्जिन क्रिएट करना चाहिए लॉसेस के लिए। लेकिन होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट को तभी कंसिडर करना चाहिए जब वो एक्चुअल में हो। इसीलिए जब हम अकाउंट के रिकॉर्ड बनाते हैं तब हम बैड डेट्स बनाते हैं, बैड डेट्स की जो डेटर्स हैं वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे उनके लिए हम प्रोविजन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो होते हैं इसे कंजर्वेशन जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है इसके थ्रू ही यूज़ किए जाते हैं, ये यही बात बोलता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब ये मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, हमने पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर वाला जो बोलता है कि सारी चीज़ें दिखानी चाहिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। लेकिन ये इसका थोड़ा अपोजिट है, ये बोलता है कि हमें सिर्फ वही चीज़ें दिखानी चाहिए जो कुछ यूजफुल है, मतलब यूजफुल है, जो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए जिससे जो जिसके किसी के काम आ सके, मतलब काम इन द सेंस कि जो भी इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है वो जो डिसीजन लेता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के, उसका डिसीजन अगर अफेक्ट होता है उस इन्फॉर्मेशन से तो वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, वरना छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही रिकॉर्ड करनी चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही होगी जो किसी का मतलब जो यूजर है इन्फॉर्मेशन का उसके डिसीजन को अफेक्ट करती हो। तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन किसको इग्नोर करने की बात बोल रहे हैं। अब देखो, जो ऑफिस होता है एक बिजनेस के अंदर, उसके अंदर स्टेशनरी का सामान यूज किया जाता है, जैसे पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, ये चीज़ें। तो अब वो पेंसिल पेन वगैरह है वो हम ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल के लिए ही यूज किए जाए, वो लॉन्ग टाइम तक यूज होते हैं। मतलब वहीं जो स्टेशनरी के ऊपर जो एक्सपेंसिव हुई है उस एक्सपेंसिव से का जो बेनिफिट है वो 3-4 साल तक भी चल सकता है। तो अगर हम हमारा जो अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट जो मेन रूल्स हैं कि रिवेन्यू और कैपिटल वाला, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको ट्रीट करते हैं जो सिर्फ जिसके बेनिफिट हमें 1 साल के लिए मिले, और कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको ट्रीट करते हैं जिसके बेनिफिट हमें कई सालों तक मिले। तो अब वो जो स्टेशनरी का छोटा मोटा सामान उसके बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमें उनको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उस चीज़ से, छोटी मोटी चीज़ें। तो इसीलिए इन सब जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, जो मेन जो चीज़ें हैं उनको ही दिखाना चाहिए या उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते टाइम। ये बात बोलता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो ये है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते टाइम एक इस चीज़ का यूज करना चाहिए कि कोई गलत चीज़ हम रिकॉर्ड ना करें। एक ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है एक्यूरेट तो चीज़ें यूज करें, हम खुद से कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड ना करें, मतलब खुद से डमी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ना बनाएं, एक रियल जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करें, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिपेयर करें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कैसे बन सकती है, इसीलिए ये बोलते हैं कि जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें तो साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि ये ट्रांजैक्शंस हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस, ये सपोर्टिंग एविडेंस कैसे हो सकते हैं। अब जैसे देखो कि कोई भी हम कहीं पे पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट करते तो हमें रिसिप्ट मिलती है, ऐसे ही जो कुछ परचेज सेल होता है तब वोचर्स बनते हैं। तो जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, ये वोचर जैसे या कहीं पे पेमेंट किया उसकी रिकॉर्डिंग कर, उसका जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिसिप्ट हो, पेमेंट रिसिप्ट हो, तो ये चीज़ें जो है वो वेरीफाई करती हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का यूज करना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते टाइम। ये चीज़ नहीं है कि किसी एक चीज़ को ज़्यादा फेवर देना, मतलब किसी एक चीज़ है उसको ज़्यादा दिखाना, या किसी एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है उसको छुपाना। तो ऐसी जो सिस्टम है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी का यूज करना चाहिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते टाइम। अब बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। अब ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैसे होते हैं कि एक मतलब वह होते तो उसी की तरह रूल्स रेगुलेशंस की जो कंसेप्ट हमने पढ़े, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि किस तरीके का यूज करके, किस बेसिस का यूज करके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ये जो है वो मेन 2 बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब ये बेसिस क्या बताते हैं कि हम जो हमारी कॉस्ट है यानी कि जो हम एक्सपेंसेस है, और जो हमारी रिवेन्यू है यानी कि जो इनकम है, वो हम कब मानेंगे कि हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई है।
ठीक है, उसको हम कब अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे कि अब हमें रिसीव होती है नहीं होती। तो कैश और एक्रूअल बेसिस है, ये क्या क्या है इनको समझते हैं। जो कैश बेसिस है वो तो ये बोलता है कि हमें अकाउंटिंग जो के अंदर एंट्री तब करनी चाहिए किसी भी रिसिप्ट की या पेमेंट की जब हम उसे कैश में पेमेंट करते हैं या हमें कैश में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है वो ये बोलता है कि हमें एक टाइम पीरियड फिक्स्ड कर लेना चाहिए। इसका मतलब कि जब वो टाइम पीरियड फिक्स कर लिया तो जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं तब जब जिस टाइम पीरियड में हमने उसका बेनिफिट लिया है तब ही हम मानेंगे कि वो जो हमें रिसीव हुई है। या जो कॉस्ट है, अब वो कॉस्ट, अब जैसे मैंने वो एक्सपेंसेस वाला बताया था, सैलरी वाला, कि सैलरी उसने काम तो उस वर्कर ने फैब में किया है, तो हम यही मानेंगे कि फैब में हमने पेमेंट की है, फैब में ही हमारे एक्सपेंसेस हुई है, यही मानेंगे हम, ना कि जब हमने उसकी पेमेंट की है। तो ये कैश वाली चीज़ को नहीं करता, ये बोलता है कि जब वो ड्यू हुई है, यानी कि जब हमने वो सर्विसेज ली है तभी हम मानेंगे कि हमने वो पेमेंट की है, तभी उसको कंसिडर करेंगे कि तब की एक्सपेंसेस है। तो ये बात बोलता है एक्रूअल बेसिस। और कैश बेसिस बोलता है कि जब कैश में पेमेंट रिसिप्ट हो तभी मानेंगे, लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है कि कैश का कोई वो नहीं है। तो जो मेन जो अकाउंटिंग के अंदर यूज किया जाने वाला बेसिस है वो एक्रूअल बेसिस ही है। एक्रूअल बेसिस को ही यूज किया जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, हम एक अकाउंटिंग पीरियड का जो है वो निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक साल का निकालते हैं, एनुअली निकालते हैं। तो अब अगर हमने सर्विसेज जो है वो ली तो है एक साल किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन हम उसकी पेमेंट चाहे अगले पीरियड में कर रहे हो, सर्विसेज तो हमने इसलिए इस साल में ली है, तो इस साल में ही उसके प्रॉफिट और लॉस में दिखाना चाहिए कि हमने यहाँ पर ये खर्चा किया है तो फिर हमें इसलिए ये प्रॉफिट हुआ है, तभी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट मानी जाएगी और तभी एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, ठीक है। तो ये बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट का जो बेसिस है इसका यूज किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, इनके डिफरेंस को, कुछ और पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। रिकॉर्डिंग की बात करें कि किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जो कैश बेसिस है वो तो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जब कैश में पेमेंट या रिसिप्ट होती है तब, लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है उसकी हमने बात की, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है। कैश को तो करता है, क्रेडिट को भी करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स की बात करें तो इसके अंदर जब हम उनकी पेमेंट करते हैं तभी उनकी जो है कैश के अंदर पेमेंट करते हैं तभी रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इसके अंदर जब वो हमने ड्यू कर ली, जब उसकी जो मतलब जिस पीरियड के लिए हमें वो पेमेंट करनी थी, जब हमने उस पेमेंट से यानी कि जो भी कुछ पेमेंट या इनकम है वो उस जिस टाइम पे हमने उसको एक्सपेंसेस की है, या अगर पेमेंट वाली बात है तो जो सर्विस रेंडर की है उस टाइम पीरियड के अंदर ही हम उसकी एंट्री कर देंगे। एक्सपेंसेस का भी यही सेम रोल होगा। ये जो टर्म्स होती है ये सिर्फ हम एक्रूअल बेसिस वाली अकाउंटिंग में ही यूज करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये टर्म्स हम एक्रूअल कंसेप्ट में यूज करते हैं, ना कि कैश बेसिस में। नेक्स्ट बात करें कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स के डिफरेंस का, तो जो कैश बेसिस वाला सिस्टम है इसके अंदर हम कोई डिफरेंस नहीं होता रिवेन्यू में रिसीव हुआ है या कैपिटल नेचर का है कोई भी आइटम, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम करते हैं। जो जिसके बेनिफिट हमें एक साल के विदिन मिलते हैं उनको हम रिवेन्यू वाले बोलते हैं, और जिनके हमें काफ़ी लॉन्गर पीरियड तक मिलते हैं उनको कैपिटल नेचर के ट्रीट करते हैं। ये जो डिफरेंस है वो एक्रूअल बेसिस में किया जाता है, कैश बेसिस में कोई डिफरेंस नहीं होता। लीगल पोजीशन की बात करें तो जो कंपनी एक्ट है हमारा, कंपनी एक्ट 2013, वो कैश बेसिस को कंसिडर ही नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता कि ये कोई बेसिस है, वो बोलता है कि एक्रूअल बेसिस ही सही बेसिस है, इसी का यूज करना चाहिए। बात करें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कौन से बेसिस से निकलता है, तो ये बात हमने कर ही ली। जो एक्रूअल बेसिस है उससे सही पता चलता है हमें कि एक पर्टिकुलर ईयर का या एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्ट क्या है। सूटेबिलिटी की बात करें तो अगर कोई छोटा मोटा काम है सर्विस से रिलेटेड तो उसके अंदर ये कैश बेसिस वर्क कर सकता है, जैसे लॉयर वगैरह या डॉक्टर वगैरह से रिलेटेड जो प्रोफेशन होते हैं उनके अंदर। लेकिन बात करें बिजनेस की तो वहाँ पर एक्रूअल जो कंसेप्ट है वही ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सवाल ऐड किया है, ये जो सवाल है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फीचर्स ऑफ प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखो यहाँ सवाल में भी ये बोला है कि जो प्रूडेंट जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट और कन्वेंशन दोनों वर्ड यूज़ किए, तो क्योंकि कोई अलग अलग ये है नहीं इनका डिफरेंस कि ये कंसेप्ट है या ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। इन्होंने फीचर्स पूछी है कि जो प्रूडेंट कंसेप्ट है उसकी क्या फीचर्स होंगी। अब ये प्रूडेंट कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म यूज़ करते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स जो हैं
जो होने वाले फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करते, लेकिन लॉसेस जो है उनके लिए प्रोविजन करते हैं। तो अब इसकी फीचर्स पे देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें बोला है कि इट इंक्लूड्स रिवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स इन द अकाउंट्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड, कि इसके अंदर हम रिवेन्यू और प्रॉफिट जो हैं उनको तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोला है इट प्रिवेंट प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग ओवरस्टेटेड, ये प्रिवेंट करता है कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा ना दिखे, ठीक है, ओवरस्टेट ना हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट प्रिवेंट ए ट्रेडर फ्रॉम मोर विदड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस दैन इज वाइज, कि ये एक ट्रेडर को ज़्यादा पैसे ना निकलें बिजनेस से, वो चीज़ से प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज, ई स्टेटमेंट है गुड कस्टमर रिलेशंस। तो अब हमने बात की थी कि जो प्रूडेंट कंसेप्ट है उसके अंदर हम प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा ना हो जाए इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और लॉसेस जो हैं होने वाले हैं फ्यूचर में उनके पहले से ही प्रोविजन प्रिपेयर करके रखते हैं एक सेफ्टी मार्जिन की तरह। तो अब हम देखें फीचर्स को। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोला है कि जो रिवेन्यू और प्रॉफिट हम तभी मानते हैं कि जब वो रियलाइज हो जाए। तो क्या ये बात सही है? हाँ, हम प्रॉफिट्स को तभी मानते हैं जब वो हमें मिल जाए, पहले से ये अगर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स उनको कंसिडर नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है इसको। नेक्स्ट है कि प्रिवेंट करता है प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट से, कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा ना हो। यही बात बोलता है प्रूडेंट कंसेप्ट भी कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर क्यों ज़्यादा नहीं होने चाहिए? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो वो विदड्रॉ करवा लिए जाएंगे, बिजनेस से बाहर चला जाएगा पैसा, तो इस तरह से ये इस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट मैनेजरियल एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज, ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर गुड कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड भी कोई चीज़ नहीं है प्रूडेंट कंसेप्ट, ये तो सिर्फ इस बात को बताता है कि जो लॉसेस हैं उनके लिए प्रोविजंस प्रिपेयर करनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, ए, बी और सी इज राइट। तो फोर्थ आंसर जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वन इज राइट। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है हमने, ये भी अभी जो आज के हमने कवर किया उसी से है, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप PDF चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम जो ये ग्रुप है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं।